हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एडुटेरिया की तरफ से बीपीएससी का जो कि सेक्शनल विषय का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि हम इसको जो है 15 दिन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम बुक के बारे में जानते हैं, किस तरीके से बुक में क्या दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो 70 बीपीएससी जो कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, जो कि आपका 2024 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। जुनून ए सीरीज आपका ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। जुनून ए सीरीज देखिए, इस बुक में आपको दोस्तों अगर हम बता दें तो 3 जो आपका सेट है ये आपका आधुनिक इतिहास का है, एक आपका सेट जो है प्राचीन इतिहास का है, 3 सेट मध्यकालीन इतिहास का है, 3 सेट भारतीय राज्य व्यवस्था का है, 3 सेट भारत का भूगोल है, 1 सेट विश्व का भूगोल है, 1 सेट जीव विज्ञान का है, 1 सेट भौतिक एवं रसायन शास्त्र का है, और 1 सेट की बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, 1 सेट आपका अर्थव्यवस्था और 1 सेट बिहार स्पेशल। टोटल अगर हम सेटों की बात करते हैं तो आपका 15 सेट दिया गया है ना। तो इसको हम 15 दिन में समाप्त करेंगे। डेली हम 1 सेट देखेंगे, और इस चैनल पे आप देखेंगे तो बीपीएससी से संबंधित जितना भी आपका सेट होता है, जो भी आपका करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज होता है, पूरा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट जो है मिलता रहे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका ये सेट नंबर 1 है, ये आपका 19 मई 2024 को संडे को ये आपका सेट करवाया गया है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिख पाए। देखिए, पहला प्रश्न है, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैनुअल प्रथम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, मैनुअल प्रथम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपबंध नहीं होगा। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही आंसर होगा। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का है। अब यहाँ पे देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। आराम से जब भी देखिए सूची 1 सूची 2 यानी मिलान करने का क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को रोक करके खुद से मिलाया कीजिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो। इसको मिलाते हैं। देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया था कब? तो 1510 में किया था। और पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किला यानी कोचिन में स्थापित किया था कब? तो दोस्तों हो जाएगा 1503 में स्थापित किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1505 में। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था कब? तो ये आपको हो जाएगा 1530 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था, सही है। और तीसरा आप देखेंगे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो 1 और 3 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि 1530 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए, 1530 ईस्वी में नूनो दा कुन्हा भारत में पुर्तगालियों को वायसराय था, जिसके समय पुर्तगालियों का भारत में मुख्यालय कोचिन से गोवा जो है स्थानांतरित किया गया था। और देखिए, चौथा आप देखेंगे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाया था, जो कि ये गलत हो जाएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अर्थात कार्टेज व्यवस्था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा जो है अपनाया गया था, तो ये आपका अल्बुकर्क जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? व्यापारिक संस्था, तो ये हो जाएगा आपका वोक। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, वोक राइट होगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही क्रम में बताइए, सही क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, यानी तीसरा आंग्ल डच युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1672 से लेकर के 74 के बीच में हुआ है। और
उसके बाद बात करेंगे अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान, है ना, यानी मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, 1717 हो जाएगा, 1717 हो जाएगा। उसके बाद बेदरा का युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1759 में हुआ था, 1759 में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी, 1, 3, 2 आपका जो है सही उत्तर होगा। 7 नंबर है, बोला कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए बोला कि सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित था। कारण आर बोला है कि वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 का देखेंगे तो सी हो जाएगा। ए सही है, आर दोस्तों आपका गलत आंसर होगा, है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्रुखसिहर जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1707 है ना, 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। इस स्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से सन 1717 में जॉन शरमैन की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी व्यापारिक शिष्टमंडल मुगल साम्राज्य फर्रुखसिहर से एक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1664 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, 1664 में। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, कथन ए और कारक आर यानी मिलान देखना है कौन हमारा सही है गलत है। देखिए कथन ए बोला है कि सन 1760 ईस्वी का वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों में से एक है। कारण आपका बोला है कि वांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया। तो क्या इसमें सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए जो है राइट आंसर होगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर रही थी? कौन से स्थान पर रही थी? तो ये आपको हो जाएगा सेमरावपुर होगा। क्या होगा? सेरामपुर, है ना, सेरामपुर। ये आपको बंगाल में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1616 में हुआ है ना, 1616 ईस्वी में हुआ है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अपनी मिशनरी गतिविधियों के लिए अधिक जाने जाते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सही होगा ए। अब बात करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? तो दोस्तों ये आपका हुआ है 1664 में हुआ है। कब हुआ है? 1664 में। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करके बताइए। सही रूप में व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 5, 4। यानी देखिए इसको समझिएगा सन के अनुसार, यानी वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा की बात करते हैं तो ये आपका 1502 हो जाएगा, 1502 होगा। उसके बाद अंग्रेज व्यापारी, है ना, अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 1599 हो जाएगा, 1599। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये आपका 1600 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद पांचवा जो है आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिश, तो दोस्तों ये आपका 1616 में हुआ है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका 1664 में हुआ है, 1664 में हुआ है। तो आप जब मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सन 1498 ईस्वी वास्को डिगामा को भारत की तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक का नाम क्या था? उस मार्गदर्शक का नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अब्दुल मजीद होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 14 का ए सही आंसर होगा, अब्दुल मजीद। देखिए अब्दुल मजीद अपने 3, है ना, 1498 में अपने 3 जहाजी बेड़ों के साथ वास्को डिगामा कालीकट यानी केरल के तट पर उतरा। इन जहाजी बेड़े को गुजरात के नाविक यानी अब्दुल मजीद द्वारा जो है मार्गदर्शित किया गया था। फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? वो कौन सा युद्ध था?
तो देखिए ये आपको हो जाएगा करनाल का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। करनाल का युद्ध की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए करनाल का जो आपका युद्ध है 13 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित किया था। कब किया था? तो 1739 में दोस्तों ये आपका जो है करनाल का युद्ध हुआ था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे रफ़ी उद दरजात होगा, उसके बाद आपका रफ़ी उद दौला, फिर आप देखेंगे तो अहमद शाह बहादुर और आलमगीर द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी? देखिए शाह ए बेखबर की उपाधि आप देखेंगे तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को, यानी बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप देखेंगे, यानी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, और ये आपका 1707 में जो है इसका मृत्यु हुआ था, पश्चात उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए एक लंबा संघर्ष चला था। इस संघर्ष में उसका 63 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद मुअज्जम अंतिम रूप से सफल रहा और वह बादशाह यानी बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासन की बागडोर संभाला। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? औपचारिक रूप से देखेंगे तो आपका नवंबर 1858 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, 1858 सही उत्तर होगा। बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल शासक था, यह भी आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कथन ए बोला कि औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया। कारण आर बोला कि तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडित के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार भी कर दिया था। तो देखिए 19 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए राइट आंसर होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही आंसर होगा। यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया, सही है। उसके बाद यह लड़ाई मराठों की ओर से विश्वास राव है ना, विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाऊ सहित लगभग 28,000 मराठा जो है मारे गए थे। 28,000 मराठा जो है इसमें मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही होगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा अली मोहम्मद खान होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अली मोहम्मद खान, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ये आपका मैसूर जो है करेक्ट आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा, मैसूर। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए बंगाल की बात करते हैं तो दोस्तों आपका बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां में आपका मैच करेगा, है ना, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद अवध की बात करते हैं, शहादत खां हो जाएगा, शहादत खां। बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद की बात करते हैं, निजाम उल मुल्क हो जाएगा। उसके बाद मैसूर की बात करते हैं तो हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4, 1 आपका सही उत्तर होगा। पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था, है ना, किस सिख मिसल से था? तो ये आपको हो जाएगा सुकर चकिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का तो ए होगा सुकर चकिया, इसका सही आंसर होगा। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे बताइएगा। आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए पेशवा या फिर प्रधानमंत्री पद का मराठा शासन प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद था। आगे चलकर समस्त शासन प्रणाली जो है पेशवा को सौंप दी गई और मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पद जो है आप देखेंगे तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका लखनऊ में स्थित है। ये निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो आसफ उद दौला, है ना, आसफ उद दौला। ऑप्शन नंबर 26 का सी सही होगा, आसफ उद दौला। देखिए इसको समझिएगा कि परवर्ती मुगल शासन के पतनशील अवस्था में दिल्ली में कला स्थापत्य एवं साहित्य के संरक्षण के अभाव में क्षेत्रीय राज्य कला के नवीन केंद्र के रूप में उभरे हैं। अगला कि राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से था? तो ये आपको त्रावणकोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा, त्रावणकोर इसका सही उत्तर होगा।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी? तो ये हो जाएगा 1757 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 1757। देखिए, पलासी के युद्ध से पहले बंगाल के नवाब सिराजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि के बीच थी। दरअसल यह संधि जो है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मुर्शिद कुली खां, शाहसुजा होगा। उसके बाद बात करेंगे हम तो सरफराज खां और अलीवर्दी खां। अब इन लोग का जो है कालक्रम भी देखना जरूरी है, क्योंकि कालक्रम के अनुसार भी एग्जाम में पूछा। जैसे मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं तो ये आपका 1700 लेकर के है ना, 1700 से लेकर के 27 हो जाएगा मुर्शिद कुली खां का। उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों शाहसुजा का, तो ये आपको 1727 से लेकर के 39 हो जाएगा। फिर आपका आता है तीसरा सरफराज खां, है ना, तो 1739 से लेकर के 40 हो जाएगा दोस्तों। अलीवर्दी खां की बात करते हैं तो 1740 से लेकर के 56 हो जाएगा, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। डैश तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। तो ऑप्शन नंबर बी को 1757 से 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर होगा। पलासी का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। क्या है इसमें सही आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी 2 और 3, यानी यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, सही है। यह युद्ध के बाद 24 परगना की जिम्मेदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा मीर कासिम, करेक्ट आंसर होगा मीर कासिम, है ना। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित करने वाले और द्वैत शासन का अंत करने वाले क्रमशः यानी गवर्नर क्रमशः थे। तो ये आपके हो जाएंगे क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1780 से 84 के बीच में ये आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो आपका 1767 से लेकर के 69 के बीच में हुआ था, फर्स्ट हुआ था। उसके बाद द्वितीय की बात करते हैं मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था, जो कि ये आपका दोस्तों सेकेंड हो जाएगा। फिर आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1790 से लेकर के 92 के बीच में हुआ था, ये आपका तृतीय है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये आप देखेंगे 1799 को हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था 1782 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि जो है प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑर्थर वेलेजली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का डी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर कथन ये बोला कि टीपू सुल्तान ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षण था, उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी। तो अब देखिए इसका आंसर देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है परंतु आर जो है गलत आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, फ्रांस इसका सही होगा। देखिए जैकोबिन क्लब मूलतः फ्रांसीसी क्रांति देखेंगे तो ये आपका कब जुड़ा था? 1789 में, 1789 ईस्वी में जो जुड़ा था। एक क्लब था जिसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। टीपू सुल्तान की भी लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी और वह एक महान राजनीतिक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं। देखिए बात करेंगे दोस्तों 38 नंबर, तो होलकर जो है ये आपको हो जाएगा इंदौर,
गायकवाड़ की बात करते हैं तो बड़ौदा, उसके बाद भोंसले जो है नागपुर और सिंधिया जो है ग्वालियर। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए राइट होगा। अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सालाबाई है ना, सालबाई की महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष की गई थी? ये जो आपका हुआ था तो देखेंगे तो 39 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 39 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1782 में हुआ था। सी इसका सही उत्तर होगा 1782। मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब जो है भंग किया गया था औपचारिक रूप से? तो ये भंग किया गया था 1818 में। ऑप्शन नंबर सी होगा 1818। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी में मराठों की पूर्णतः पराजय हो गई। परिणाम स्वरूप जून 1818 ईस्वी में पेशवा ने पूरी तरह अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा परिसंघ को भंग कर दिया। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो बी होगा लॉर्ड एलनबरो। रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो ए राइट होगा वारेन हेस्टिंग। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया है? आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हैदराबाद की बात करते हैं 1798 से 1800 हो जाएगा, 1798 है ना, 98 से लेकर के 1800 हो जाएगा दोस्तों, 1800। उसके बाद मैसूर की बात करते हैं तो ये आपका 1799 हो जाएगा, 1799। फिर आपका अवध की बात करते हैं तो 1801 होगा। ग्वालियर की बात करते हैं तो 1804 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है बट आप समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है 1 2 3 4 आपका राइट होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सुगौली की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा सुगौली की संधि। आते अगले प्रश्न पे, ये भी आपका मिलान करने ही वाला क्वेश्चन है। सतारा की बात करते हैं तो 1848 होगा। जैतपुर जो है ये आपको हो जाएगा 1849। झांसी हो जाएगा 1853। उसके बाद नागपुर की बात करते हैं तो 1854। ऑप्शन नंबर जो है ए 1 2 3 4 आपका सही है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर देखिए पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन नागरिक विद्रोह की सामान्य विशेषताओं में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं था। जैसे नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचारों वाले थे, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम से सही है। सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग होते हुए भी प्रकृति में लगभग एक समान थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंदमठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था? पाइका विद्रोह तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा उड़ीसा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी? तो ये हो जाएगा 1844 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 1844, याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी मिलाना, जैसे बघेरा विद्रोह की बात करते हैं तो 1818 से 1820 होगा। अहोम विद्रोह की बात करते हैं तो 1828 होगा। पोलीगर विद्रोह जो है ये आपको हो जाएगा 1795 से 1805। नील विद्रोह जो है आपका 1859 से 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी 2 3 1 4 आपका सही होगा। बहावी आंदोलन 1830 से 61 का मुख्य केंद्र कहाँ था? देखिए मुख्य केंद्र की बात करते हैं तो ये आपका पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का बी होगा पटना, इसका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो दीवान वेलुथ हम्पी का विद्रोह 1808 से 9
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए सही उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। देखिए 1844-45 में डैश कोल्हापुर, समानगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। तो देखिए 54 की आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गडकरी विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का जो है सी हो, गडकरी विद्रोह। किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान यानी महान कोलाहल के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुंडा विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, मुंडा विद्रोह। देखिए 1890 ईस्वी के दशक में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम और रांची जिले में मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह किया था। कूका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? कूका आंदोलन, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 56 नंबर का, तो आपका गुरु राम सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो, गुरु राम सिंह। अब देखिए आदिवासी विद्रोह संबंधित वर्ष दिया गया है, तो इसको भी देख लेते। जैसे तमार विद्रोह की बात करते हैं तो 1831 हो जाएगा, जैसे हम शुरू से ही मिलाते हैं ताकि आपको क्लियर हो। जैसे कोल विद्रोह दिया गया तो 1831 होगा। तमार विद्रोह जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1798। सफा होर विद्रोह तो ये आपको हो जाएगा 1871। भूमिज विद्रोह जो है ये आपका 1833। जो पहले आपको याद है आप उसको मिला सकते हैं। अगर मान के लिए बाय द वे कन्फ्यूजन होता है तो आपको जो पहले याद है आप उसको मिलाएंगे तो आपको आने वाले समय में पूरा मिला पाएंगे। अलाए फराइजी कौन थे? फराइजी कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर जो है 58 का बी होगा, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ये भी क्वेश्चन आपका मिलान करने ही वाला है। देखिए बात करेंगे नारकेल बेरिया विद्रोह जो है ये आपका हुआ था मीर निसार। नायक विद्रोह की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा अचल सिंह। पागलपंथी विद्रोह की बात करते हैं तो करम शाह नेतृत्व करता है। और अहम विद्रोह की बात करते हैं तो गोमधर कोनवार होगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों और उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार करें। युग्मों पर विचार करें। देखिए 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे बोला कि रामोसी विद्रोह जो है चित्तूर सिंह सही है। उसके बाद खासी विद्रोह की बात करते हैं तो आपका तीरथ सिंह या फिर तिरोथ सिंह। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो एक जगह दिया गया है आपका सफाहोर विद्रोह जो है दशरथ मांझी, गलत हो जाएगा। सफाहोर विद्रोह जो है 1871 है ना, 1871 का नायक भागीरथी मांझी थे। कौन थे? भागीरथी मांझी, दशरथ मांझी नहीं, भागीरथी मांझी थे, भागीरथी मांझी। अगला हमारा है कथन ए आपका बोला है कि 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया था। कारण आर बोला कि ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियां, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों ने विभिन्न भारतीय समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अच्छे से याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? देखिए विद्रोह का प्रतीक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो, कमल और रोटी होगा। क्या होगा? कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी यानी चपाती माना जाता है। दरअसल 1857 में यह अफवाह फैला था कि कंपनी का शासन जो 1757 की प्लासी की लड़ाई से प्रारंभ हुआ था 100 वर्षों में अर्थात 1857 में समाप्त हो जाएगी। इसी मान्यता को व्यापक आधार देने के लिए चपाती यानी रोटी और कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित किए गए। 1857 के विद्रोह के प्रतीक माना जाता है यही आपका। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर जो है 63 का भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नीलांबर और पीतांबर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 64 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों। बात करें नीलांबर और पीतांबर जो है दोनों भाई थे, सगे भाई थे। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम 65 नंबर जो है मिलाते हैं। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर से दोस्तों कौन थे? तो आपका हो जाएगा गजाधर सिंह।
मथुरा की बात करते हैं तो देवी सिंह, मेरठ की बात करते हैं तो कदम सिंह, और ग्वालियर जो है तात्या तोपे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, 3 4 2 1 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उपरोक्त कथन जो है किसका था? तो ये कथन किसका था बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिजरायली का है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, बेंजामिन डिजरायली। वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व यानी पौरुष वाली महिला थी। झांसी की रानी वीरता के संदर्भ में उपरोक्त कथन किनका है? ये कथन देखेंगे तो सर ह्यूरोज का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा, सर ह्यूरोज का है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था मेरठ से। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, मेरठ इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत दिल्ली में 58 किलोमीटर दूर मेरठ यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में है 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए मंगल पांडे की बात करते हैं, इनको जो फांसी की सजा कब दिया गया था बताइएगा। तो 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था, 8 अप्रैल 1857, है ना। तो ये जो है चर्बी वाला जो कारतूस आप बोलेंगे, है ना, तो मना कर दिया था। ये जो है चर्बी वाला कारतूस से संबंधित था ये आपका। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70। बनारस क्षेत्र में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे? तो ये हो जाएंगे कर्नल जेम्स नील, कर्नल जेम्स नील। ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया था? कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 31 मई 1857 होगा, 31 मई 1857। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी का क्या तात्पर्य है? व्हाइट म्यूटिनी का क्या तात्पर्य है? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का, तो ए सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है? तो आजमगढ़ घोषणा पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो बी होगा आजमगढ़ घोषणा पत्र, बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। कारण आर की बात करते हैं तो सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिक के आधार पर माने जाते हैं, है ना। तो देखिए 74 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ए करेक्ट आंसर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की दो धाराएं थी, पहली सुधारवादी आंदोलन और दूसरा क्या था? तो दूसरा की बात करते हैं तो बताइए, तो पुनर्जागरणवादी आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित कब किया गया था? तो ये 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 1856। वर्ष 1909 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा बम्बई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित किया गया था? शारदा एक्ट 1930 में पारित किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले आपका लिखा गया है लड़कों एवं लड़कियों के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 78 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। 18 वर्ष लड़कों के लिए और 14 वर्ष जो है लड़कियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है। देखिए बंगाल सती रेगुलेशन 1829 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, सही है। 1930 में इस मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, ये भी आपका सही है।
अगला है कि मूक नायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पे देखिए पत्र और पत्रिकाएं, जैसे बहिष्कृत भारत की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1927 होगा, और बहिष्कृत भारत जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करते हैं तो 1924 होगा, और यह आपका है बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1942, ये भी आपका बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये आपको हो जाएगा 1932, ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया था? कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था ई.बी. रामास्वामी नायंकर और दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 82 का ए सही उत्तर होगा। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म का नारा जो है किन्होंने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। बात करेंगे हम कि श्री नारायण गुरु केरल क्षेत्र के एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। अब यहाँ पर कथन ये बोल रहा है कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। कारण आर बोला है कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 का, बताइए क्या होगा? देखिए 84 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है ना, तो सी इसका सही उत्तर होगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके 85 का नंबर हो जाएगा हेनरी विलियम डेरेजियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा आपका आंसर। देखिए 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवों में एक उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ था। यह प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? देखिए प्रथम की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आत्मीय सभा। यह आपका 1814 में दोस्तों हुआ था, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु महर्षि रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर, सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए गुरुकुल कांगड़ी की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा श्रद्धानंद, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका स्वामी श्रद्धानंद। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ये आपको हो जाएगा महात्मा हंसराज। देव समाज की बात करते हैं तो शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा की बात करते हैं तो राधाकांत देव। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कथन ए बोल रहा है कि देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर किया गया था। कारण आर बोला है कि इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका 89 का ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए राइट आंसर होगा। पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था जो कि रहनुमाई, है ना, रहनुमाई मजदया स्नान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1851 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1851, है ना, तो नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा अलीगढ़। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से तो किसे जानते हैं हम? तो ये हम जानते हैं गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। वे सरकार के अधीन एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ भारत में स्थानांतरित किया गया था?
तो ये किया गया था 1882 मद्रास में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा। हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं। हम गंगा और यमुना की पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं डैश। हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। यह वक्तव्य किसका है? यह वक्तव्य की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला कि सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये जो आपका आंदोलन का आरंभ की बात करते हैं तो ये आपका अमृतसर से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा अमृतसर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का एक अवतार मानते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा अहमदिया आंदोलन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अहमदिया आंदोलन की जो है आपका 19वीं शताब्दी का एक मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना जो है 1889 में है ना, 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्न में से क्या सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसे आप देखेंगे तो भारत के अतीत का पुनर्अध्ययन, देश का राजनीतिक, प्रशासनिक तथा धार्मिक एकीकरण, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 आपका सही है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हो जाएगा। जैसे इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 2 और 3 राइट होगा। भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा जमींदारी एसोसिएशन, है ना, जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 99 का बी होगा, जमींदारी एसोसिएशन करेक्ट आंसर होगा। मिलान करना है राजनीतिक संस्थाएं और स्थापना का वर्ष दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1843 होगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1851 हो जाएगा। बंग भाषा प्रकाशित भाषा की बात करते हैं तो 1836 होगा। बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1852। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो महादेव गोविंद रानडे दोस्तों ये नहीं थे, आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 में सैयद बदरुद्दीन तैयब फिरोज शाह मेहता एवं के.टी. तेलंग ने किया था। महादेव गोविंद रानडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया था। अगला है निम्न संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा जो है 1884 हो जाएगा दोस्तों। बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ना, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका 1885 हो जाएगा, 1885। पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं तो 1870 हो जाएगा, 1870 हो जाएगा। फिर आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो ये आपका 1866। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 4, 3, 2, 1। पहले आपका 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर 2 होगा, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन कौन सा है, यानी हमारा गलत क्या है? हमारा डी होगा, इसमें से कोई गलत नहीं है। देखिए 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था, तो नोट कीजिएगा। उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन कौन सा है, असत्य यानी गलत कौन सा है? तो ये भी आपका डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही 2। देखिए उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया। वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के प्रयास में विश्वास रखते थे। ऑप्शन नंबर डी। इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था?
ऑप्शन नंबर डी होगा स्वशासन के मुद्दों का उठाना, यह आपका सम्मिलित नहीं था। बाकी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध, यह आपका सही होगा। उसके बाद उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग, आर्म्स है ना, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान चला रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन कौन सा है, यानी सही हमारा क्या है। देखिए 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, सही है। A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया गया था, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन। अब ये 1884 है क्या, आप ये कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि गलत हो जाएगा। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बाकी A.O. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं, सही है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बॉम्बे में किया गया था। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित नहीं था, क्या सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, उसके बाद आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना कराना, फिर औपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, तो ये सब नहीं था। बाकी आप देखेंगे तो जो आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, ये आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है या फिर अग्रदूत कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, इंडियन एसोसिएशन होगा। क्या होगा आंसर, इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसकी जो स्थापना है 1889 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1889 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की गई थी। उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की थी, क्या मांग किया था, तो देखिए भू राजस्व में कमी करना, नमक कर का उन्मूलन करना, उसके बाद सैन्य खर्च में कटौती, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था, क्या सम्मिलित नहीं था, तो गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव करने का अधिकार दिया गया, गलत है। बाकी इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को विस्तार किया गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अगला है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा है, कांग्रेस को, तो ये आपको हो जाएगा डफरिन होगा, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कांग्रेसी विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यानी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से कौन सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ये लोग नहीं थे। बाकी लॉर्ड डफरिन, लाला लाजपत राय ये लोग जो है इसमें सम्मिलित हैं। निम्न में से कौन उदारवादी चरण के नेता थे, तो ये आपके हो जाएंगे रोमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए सही उत्तर होगा। कथन ए बोला कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। कारण आर बोला कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ए होगा, कथन ए तथा कथन कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में धर्मपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था, क्या सम्मिलित नहीं था, तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक
राजनीतिक रुख अख्तियार करना, ये गलत हो जाएगा। बाकी उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की निंदा करना, व्यवस्थापिका संबंधित संवैधानिक सुधार करना, भारतीयों के नागरिक अधिकार की रक्षा का प्रयास करना, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 19 का देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर जो है 19 का भी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले सही होगा। यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुलाने का अवसर दिया। उपरोक्त कथन किसने कहा है? ये जो कथन है लाला लाजपत राय का है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय, बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर जो है विचार करें। उपयुक्त में से किसने हिम तेंदुआ के प्रमुख आवास स्थल हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, ये आपका सही दिया गया है। भारतीय मालदीव संबंधों है ना, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने आपके सही दिया गया है, मतलब सही क्या क्या है? तो देखिए 22 का आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर देखें, जैसे एक्वेरिन दोस्ती एकता तथा ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संस्था में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करना है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपयुक्त युग्मों में से कौन आपका सही सुमेलित है, यानी हमारा सही क्या है? देखिए 23 का बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे 2 और 3, जैसे कच्ची खरीक जो है गुजरात सही है, और जैसे GI टैग और राज्य दिया गया है, और तांगेल साड़ी जो है आपका पश्चिम बंगाल सही दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आदि केकिर दिया गया है, तो ये आपका असम नहीं होगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि अदरक की किस्म है एक। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आपका करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन दिया गया है। आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व आर्थिक मंच। भारतीय मुल्क किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा कोनेरू हम्पी। क्या होगा? कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दिया है? तो ये आपका भारत युगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है भारत गुयाना, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो ये हो जाएगा भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है? तो सी सही हो जाएगा। जैसे इसमें देखेंगे तो 1 और 3 नहीं है, 1 और 3 नहीं है। जैसे यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, जो कि गलत हो जाएगा। तो कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है वित्त मंत्रालय की पहल है। जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़कर 8.9% हो गया है। इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया था। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दिव्यकृति सिंह, ऑप्शन नंबर डी होगा, दिव्यकृति जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए देश और स्थल मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए अयुत्या अभ्यास 24 की बात करते हैं तो अंडमान सागर, डेजर्ट साइक्लोन 2024 की बात करते हैं तो थार रेगिस्तान, मिलन 2024 जो है विशाखापट्टनम हो जाएगा, है ना। और 11वां खंजर अभ्यास 2024 जो है आपका हो जाएगा बकलोह हिमाचल प्रदेश होगा। हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये रहा है आपका बेगूसराय, बिहार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा, बेगूसराय बिहार का। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा जो है किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है?
तो ग्रेबियल अटल, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला है ऐप और जारीकर्ता दिया गया है। देखिए बात करेंगे हम, इसमें पूछ रहा है कि सही कूट हमारा क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे इनकोर ऐप जो है यह आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग। उसके बाद संभव ऐप जो है दोस्तों यह आपका हो जाएगा इंडियन आर्मी। अब देखिए उल्लास ऐप दिया गया है तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। और पाट मित्रों ऐप जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय होगा, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, फिर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आप देखेंगे तो सेंथिल पांडियन सी को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कूट का चयन करके बताइए, इसमें सही क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 2। जैसे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने हैं, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नसरीन शेख। क्या होगा आंसर, नसरीन शेख, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का जो है दूसरा स्थान है, और पहला जो है आपका उत्तर प्रदेश का है, तीसरा आपका MP का है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का डी होगा पश्चिम चंपारण, यानी पश्चिमी चंपारण। हाल में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया है, इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है, पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है, तो ये हो जाएगा 77वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्मछाया की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आरा यानी भोजपुर में, ऑप्शन नंबर सी होगा आरा। हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो ये आपको हो जाएगा 63%, ऑप्शन नंबर बी 63%। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम JP गंगा पथ के किनारे स्थापित किया जाएगा, यह निम्न में से किसकी प्रतिमा होगी, ये किसकी प्रतिमा होगी, तो राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं है ना दोस्तों, ये आपका पटना में किया गया है, कहाँ पर, पटना में। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्माण किया है, आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या होगा, अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी होगा। डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कौन सा है, देखिए यह मल्टीमीडिया सामग्री के बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपयोगों है ना उपकरणों पर जो है स्ट्रीम करता है, तो ऑप्शन नंबर 45 का देखेंगे तो ए जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है, आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी होगा, सूर्य और पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल प्रशिक्षण किया है, ए इसका सही होगा। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, गलत हमारा क्या है, देखिए भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता जो है करेगा, यही आपका दोस्तों सही यानी असत्य हमारा यानी गलत हो जाएगा। अब इसको समझते हैं दोस्तों, जैसे इसकी अध्यक्षता जो है भारत की नई दिल्ली में किया जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है, किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ऑप्शन नंबर ए, देखिए BNS की धारा 106 के क्लाउज 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आखिरी प्रश्न है, जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात
अल्वारो है ना, अल्वारो किस क्षेत्र से जो है संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है मेडागास्कर से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, और इसमें आप देखेंगे तो मैंने जो है आपका 50 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है, 150 क्वेश्चन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा, कितना आप लोगों ने प्रश्न सही किया है। और इसमें देखिए डिस्कशन भी प्रॉपर तरीके से दिया गया है। अगर आप लोगों ने 150 में से 100 प्लस क्वेश्चन सही किया है तो कमेंट कीजिएगा। और डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड जो है किया जाएगा। करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा ताकि आप 70 बीपीएससी में जो है एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।